चलो तो आज हम शुरू करेंगे अपना थर्मल इंजीनियरिंग 2 का सेकंड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने देखा था रेफ्रिजरेशन के बेसिक सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। बेसिक डिफरेंस और सारे रिलेशंस जो इसके नीचे लिखे हुए हैं ये आपने सबने देखे थे लास्ट टाइम। एक रिलेशन डिस्कस करना रह गया था, विच इज़ दिस efficiency of heat engine is 1 upon COP of heat pump. How? यहाँ पे देखो एफिशिएंसी ऑफ इंजन का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, जो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था। और COP ऑफ हीट पंप का क्या है, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। सो एज यू कैन सी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। सो वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप। COP of heat pump will always be more than 1 as we discussed last time. So ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी 1 अपॉन समथिंग मोर देन 1 विल इक्वल टू लेस देन 1। और वी कैन से वाइस वर्सा, इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप, और इसको यहाँ पे ले आएँ तो क्या हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप इज 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 1 अपॉन समथिंग लेस देन 1 विल ऑलवेज बी मोर देन 1। दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बाकी के रिलेशंस जो ये हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। COP ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर से एक बार सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर can be less than 1 or more than 1, but the COP of heat pump will always be more than 1. ये confusion मत रखिएगा। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन से। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट क्या है, किसी भी चीज़ को मेजर करने का एक पैरामीटर। फॉर एग्जांपल वेट है, वेट हम किस में मेजर करते हैं जनरल लाइफ में, केजी में। फोर्स है वो हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। उसी तरह से जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग को भी मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं कि हम इस तरह से कूलिंग को मेजर करेंगे। और अगर यूनिट नहीं होगा रेफ्रिजरेशन का तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे अलग अलग इक्विपमेंट्स, क्योंकि किसकी कूलिंग कितनी ज़्यादा कितनी कम है। सो बेसिकली वी आर डिफाइनिंग अ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी अपने घर पे देखा ही होगा जब एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर कुछ भी लेते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये कितने टन का AC है। नाउ व्हाट इज टन, वो हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के यूनिट में समझना है। जनरली टन होता है वेट के लिए 1000 kg और US टन होता है 954 समथिंग kg। सो उस हिसाब से टन में नहीं जाना है, हमें किसकी बात करनी है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। अब उसके लिए क्या हमने डिफाइन किया है, पहले लैंग्वेज में मत जाओ, पहले बेसिकली जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद हम लैंग्वेज में जाएंगे। ये जो है दिस इज एन आइस क्यूब ऑफ 1 टन। कौन सा 1 टन, US 1 टन। दूसरा जो नॉर्मली एक जो टन होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स में हम यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 kg। बट एज यू कैन सी ये जो डेफिनेशन है किसने डिफाइन की है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड ASHRAE। दिस कैन बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपके मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स होते हैं आगे के सिनेरियो में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। सो ये जो आइस क्यूब है इसका वजन है 1 टन, दैट इज इक्वल टू 907 kg। क्लियर? सो एक 907 kg और 1 टन ऑफ आइस का क्यूब है जिसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस तो माइनस में भी हो सकती है बट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, उस आइस क्यूब का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में नहीं है। इट मीन्स इट इज़ जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ बिकमिंग वाटर, क्योंकि पानी से आइस कब बनता है, 0 पे, और आइस से वापस पानी भी कब बनता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो नाउ ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस क्यूब है, अगर इसकी तरफ मैं वार्म एयर ब्लो करूँ, अगर वार्म एयर यहाँ से पास हो रही है तो नेचुरली वो क्या करेगी, इस आइस क्यूब को हीटअप करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रूम है जिसके अंदर ये हवा एंटर हो रही है, तो नेचुरली वो हवा कैसी हो जाएगी, कूल एयर। और ये जो रूम है इसकी जो ये वॉल्स बनाई है मैंने, दे आर कम्प्लीटली इंसुलेटेड। व्हेन आई से इट्स कम्प्लीटली इंसुलेटेड इट मीन्स कि उसके अंदर हीट, सिर्फ ये एयर अंदर जा सकती है, यहाँ से हीट
अंदर भी नहीं आ सकती, यहाँ से हीट बाहर भी नहीं जा सकती, ऐसे समझ लो आप। तो यहाँ से गर्म हवा मैंने उसके ऊपर ब्लो की, ये जो आइस क्यूब है वो क्या करेगा, उस गर्म हवा को ठंडी करेगा, और ये जो कूल एयर है वो इमीडिएटली कहाँ पे एंटर हो रही है, रूम के अंदर। तो ये जो रूम के अंदर का स्पेस है इसका क्या होगा, कूलिंग होगा, यहाँ पे टेम्परेचर घटने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा। अभी ये समझना है कि इस वार्म एयर को मैं जितना फास्ट या जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लो करूँगा, बहुत सारी एयर और बहुत ज़्यादा गर्म एयर अगर यहाँ से ब्लो करूँगा, तो ये जो आइस क्यूब है फॉर एग्जांपल 1 आवर में पूरा मेल्ट हो जाएगा, 1 घंटे में पूरा मेल्ट हो गया और ये रूम ठंडा हो गया। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये जो वार्म एयर है उसका फ्लो और उसका टेम्परेचर इस तरह से मैनेज करना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कम रखूँगा, बिल्कुल कम रखूँगा, तो हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, 30 आवर्स 35 आवर्स समथिंग। 1 टन इज़ अ वेरी ह्यूज साइज, ऐसा मत सोचना कि छोटे से आइस क्यूब इतने सारे घंटे में कैसे मेल्ट हो सकता है। सो अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको स्लो रखूँगा और बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर की एयर दूंगा, हल्की सी वार्म एयर, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 30 आवर्स 40 आवर्स। तो हमें क्या करना है, इस वार्म एयर के टेम्परेचर को और इसके फ्लो रेट को इस तरह से मैनेज करना है कि ये जो आइस क्यूब है वो एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद ही पूरा मेल्ट हो, और मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर जो पानी का होगा वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम आइस क्यूब ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बात की थी लेटेंट हीट की। व्हाट वाज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट मतलब वो हीट जो आपके फेज चेंज में यूज़ हो रही है। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हो या लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आ रहे हैं सॉलिड आइस क्यूब से लिक्विड वाटर में। तो ये जो फेज चेंजिंग प्रोसेस है इसमें हमने क्या यूटिलाइज किया है, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ आइस। So this latent heat of ice, that is 335 kilojoule of heat per kg। latent heat किस में मेजर होता है, किलोजूल पर kg में। तो 335 किलोजूल पर kg होती है अपनी latent heat of ice। Now 1 kg में 335 किलोजूल हीट हमें देनी पड़ती है। इट मीन्स कि हमें अगर 1 kg आइस को मेल्ट करना है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, तो हमें 335 किलोजूल पर kg हीट देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे अपने पास कितना है, 1 टन इज इक्वल टू 907 kg। तो हमने कितना टोटल हीट दिया, किसको, आइस क्यूब को, कितना टोटल हीट दिया है, 335 इंटू 907। बट एज आई सेड, हमें ये फ्लो रेट इस तरह से मैनेज करना है और इसका टेम्परेचर भी इस तरह से रखना है कि इस आइस क्यूब को मेल्ट होने में टोटल 24 आवर्स का टाइम लगे। सो नाउ अगर हम उस तरह से मैनेज करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर कूलिंग रेट मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा फ्लो रेट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से आ रही है तो ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे कूलिंग मिलेगा वो भी जल्दी मिलेगा। बट अगर हमने उस तरह से मैनेज किया कि 24 आवर्स के बाद ही ये पूरा का पूरा मेल्ट हो फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो हमें कूलिंग मिलेगा, ये जो हवा ठंडी होके इस रूम को ठंडा कर रही है, वहाँ पे एक कूलिंग रेट मिलेगा। कूलिंग रेट किस में मेजर होगा, किलोजूल पर मिनट। इट मीन्स कि वो 1 मिनट में कितना किलोजूल हीट इस रूम में कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस रूम का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, अभी यहाँ पे ठंडी हवा आने लगी तो वो क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है तो जल्दी जल्दी रूम का टेम्परेचर कम होगा, अगर नॉर्मल हवा आ रही है तो उसको धीरे धीरे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया है, 24 आवर्स तक इसको मेल्ट करना है, इस तरह से इसका रेट मैनेज किया है सो दैट यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर कूलिंग रेट मिले। सो बेसिकली अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो 1 टन ऑफ आइस को मेल्ट करके जो हमें कूलिंग मिलती है 24 आवर्स में, 24 आवर्स तक 1 टन आइस को मेल्ट करना है, और उसके सामने जो हमें एक रूम में या कहीं पे भी कूलिंग मिल रही है, दैट कूलिंग रेट कैन बी टर्म्ड एज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, बिकॉज वी आर मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस, सो वी आर जस्ट कॉलिंग इट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ,
इस तरह से गर्म हवा देनी है। यहाँ पे 1 टन ऑफ आइस रखा हुआ है जिसका वेट है 907 kg, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी, क्योंकि गर्म हवा यहाँ पे आके ठंडी हो जाएगी। तो हमें इस तरह से इस हवा को फ्लो करना है, उस रेट पे फ्लो करना है उसका फ्लो रेट, सो दैट हमें 24 आवर्स लगे इस आइस क्यूब को मेल्ट करने में, और उसके सामने जो हमें यहाँ पे कूलिंग मिलेगी दैट विल बी अवर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर? सो नाउ कैलकुलेशन देखते हैं। 335 इज व्हाट लेटेंट हीट ऑफ आइस, वेट कितना है 907, दिस इज किलो जूल पर केजी इंटू केजी, दैट मीन्स दिस इज किलो जूल, किलो जूल पर केजी इंटू केजी, केजी कैंसिल, किलो जूल। नाउ दिस इज व्हाट 24 आवर्स, 24 आवर्स में जो हमें मिल रही है वो है ये हीट। बट नाउ वी वांट द यूनिट इन किलो जूल पर मिनट, सो डिवाइड बाय 24 इंटू 3600। वाई 24 आवर्स एंड 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, इंटू 60 करोगे तो आ जाएगा किलो जूल पर मिनट। ये है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड और ये है किलो जूल पर मिनट। दोनों याद रख लो, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी किलो जूल पर मिनट की ज़रूरत पड़ेगी, किलो जूल पर सेकंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं भी रखते हो तो फिर उस टाइम पे इंटू 60 करना याद रखना, दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब अभी जब हम कहते हैं कि हमारा AC 1 टन का है, इट मीन्स वो उतनी कूलिंग दे रहा है जितनी ही 1 टन की आइस 24 आवर्स में मेल्ट होके देगी। क्लियर? Now just read the definition once. ASHRAE defines 1 ton of refrigeration as equivalent to a refrigeration capacity of 3516.85 watt, which is this, और 3023.95 किलो जूल पर केजी। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, किलो कैलोरी आपके लिए यूज़ नहीं होता है। Tons of refrigeration or simply tons is often used as a general term to indicate the capacity or size of refrigeration plant or domestic equipments as well. Thus 1 TR air conditioner has a refrigeration capacity of this much watts. ये डेफिनेशन में बेसिकली सिंपली आ गया है, बट आप लोगों को अगर एग्जाम में ये जो डेफिनेशन है इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इतना कूलिंग रेट आना चाहिए, बट आप लोगों के एग्जाम में आता है डिफाइन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो आपको ये पूरा का पूरा अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो पूरा एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा तो हार्डली 3 या 4 मार्क्स में आएगा। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस यू हैव टू एक्सप्लेन होल थिंग कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, एंड देन यू आर सपोज टू राइट दिस डेफिनेशन, एंड दिस कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन आपको दिखाना ही दिखाना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर? सो ये पूरा एक्सप्लेन करना है और ये कैलकुलेशन दिखाना है और डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन ये जो है वो और आपकी बुक की थोड़ी अलग हो सकती है, आप आपकी बुक की डेफिनेशन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी समझाया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना ज़रूरी है और एग्जाम में उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ वी मेजर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर बोलते हैं कि 1.5 टन का हमारा AC है, इट मीन्स कि जो 1.5 टन की आइस 24 घंटे में हमें कूलिंग देगी, उतनी ही कूलिंग हमारा कौन दे रहा है, एयर कंडीशनर दे रहा है। सो जितना बड़ा रूम उतने ज़्यादा टन का AC लगाते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा आइस ज़्यादा कूलिंग, क्योंकि बड़ा रूम है। छोटा रूम है तो आप 1 टन का 0.75 टन का AC भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल्स पे, कि कौन कौन सी रेफ्रिजरेशन साइकिल्स जनरली होती हैं। ये है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का हीट इंजन आपके थर्मोडायनेमिक्स में आ गया होगा, जो कभी भी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ एन आइडियल साइकिल, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि कार्नोट साइकिल इज़ जस्ट एन आइडियल साइकिल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल और प्रैक्टिकली यूज्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, जो हमने फर्स्ट में देखा था। दिस इज़ व्हाट, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब T2 से T1 आ रहा है हीट का फ्लो, किस में, हीट इंजन के केस में। और जो अपना रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या हो रहा है,
T1 से T2 की तरफ फ्लो हो रहा है हीट का। यू कैन ईजिली सी कि जो हीट का फ्लो है और जो फंक्शनिंग का फ्लो है दैट इज वाइस वर्सा, रिवर्स है एक दूसरे की। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। इसका जो डायग्राम है वो भी आप देखेंगे तो कार्नोट साइकिल का जो हीट इंजन का डायग्राम है दैट इज क्लॉकवाइज हीट इंजन के केस में, और रेफ्रिजरेटर के केस में इट्स एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो शायद थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो, किसी ने नहीं बताई तो मैं आपको बताता हूँ। जो पावर जनरेटिंग साइकिल्स है, जो साइकिल हमें पावर देती हैं, जैसे कि अपना इंजन, हीट इंजन जो बाइक्स वगैरह हैं, कार्स वगैरह हैं, उनकी जो भी साइकिल्स हैं वो होती हैं क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, जो पावर जनरेटिंग साइकिल्स है, जो पावर हमें देती हैं वो होती हैं क्लॉकवाइज, और जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स हैं कि जो हमसे पावर लेती हैं उसके अगेंस्ट हमें कुछ और देती हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये हमसे क्या ले रही है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हमसे पावर ले रही है और हमें दे क्या रही है उसके अगेंस्ट हमें कूलिंग दे रही हैं। सो जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स हैं उनकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे डायग्राम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सेम इन पीवी डायग्राम, यहाँ पे भी देखो 1 to 2, 3 to 4, डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सो पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स आर एंटी क्लॉकवाइज, पावर जनरेटिंग साइकिल्स आर क्लॉकवाइज। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल होंगे बिकॉज यू आर इन फाइनल ईयर्स नाउ। सो अभी साइकिल पे आते हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल किस तरह से काम करता है। दिस इज 1 to 2, ये कौन सा डायग्राम है? देखो TS डायग्राम। सो 1 to 2 में क्या कांस्टेंट रह रहा है? S1 इज इक्वल टू S2। सो 1 to 2 प्रोसेस इज अवर isentropic compression process. Temperature is getting increased and entropy is remaining constant. That is isentropic compression process. ये सारी प्रोसेसेस आपने थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स में सारी पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ वो साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो गो बैक टू योर थर्मोडायनेमिक्स और जो भी कुछ बेसिक्स हैं वो उसको पढ़ के एक बार रिकॉल कर लो सो दैट यहाँ पे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 इज योर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या है? 2 to 3 विच इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बाय कंप्रेशन। अभी इसको ध्यान से समझो, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बाय कंप्रेशन। जब भी हम कोई भी कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? उसका एयर का या जो भी कोई भी वर्किंग मीडियम है उसका क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जो कंप्रेस्ड एयर आपने फील की हो कि टायर के अंदर, टायर कभी कभार जो रन करता है तो भी वो गर्म हो जाता है, तो कंप्रेस्ड एयर भी एक तरह से गर्म होती है। गर्म होने का रीज़न तो ये है कि वो फ्रिक्शन की वजह से गर्म होता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देख लो ना, सिंपल 1 to 2, 1 to 2 क्या है? अपना कंप्रेशन प्रोसेस है। नाउ 1 to 2 इज़ अ कंप्रेशन प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर का क्या हो रहा है? T1 से T2 द टेम्परेचर इज गोइंग हायर, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। नाउ जब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें, प्रोसेस 2 to 3, जब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे कौन सी प्रोसेस करनी है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी ध्यान से समझना, अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है मतलब कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ रहा है बट हमें टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे भी कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है उसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे, उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे क्या होगा? एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका टेम्परेचर वापस कम हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर थी, मैंने उसका कंप्रेशन स्टार्ट किया बहुत धीरे धीरे, तो जैसे ही मैंने कंप्रेस किया वो 30.5 पहुंचने लग गया, बट एट द सेम टाइम मैंने क्या किया है? उसके आसपास ऐसा कुछ कूलिंग मीडियम रखा है, फॉर एग्जांपल आइस या वाटर या कुछ भी, कि जो जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है उस सिलेंडर के अंदर वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर वापस
30 पे ले आए। सो बेसिकली जब भी आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड विच इज़ क्लियरली ऑब्वियस कि वहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। क्लियर? आइसोथर्मल कंप्रेशन बिना हीट रिजेक्शन के हो ही नहीं सकता। अगर आप वहाँ पे कूलिंग मीडियम या कुछ भी रखे उसमें से हीट एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो क्या होगा, आपने कंप्रेशन किया और उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेचुरली दैट इज़ नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन को करने के लिए तुम्हें हीट एब्जॉर्ब करनी ही पड़ती है। सो दिस 2 to 3 इज अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अभी उसका उल्टा समझ लो ताकि एट द सेम टाइम तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जहाँ पे हम बात करेंगे आइसोथर्मल हीट एडिशन एक्सपेंशन की, जो है प्रोसेस 4 to 1। 3 to 4 पे हम बाद में आ जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए मैं इनको पहले ले रहा हूँ। 4 to 1 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन एक्सपेंशन। अभी जब हीट रिजेक्ट करके कंप्रेशन करते हैं सो दैट वो ठंडा रहे, एट द सेम टाइम जब किसी भी चीज़ को हम एक्सपैंड करते हैं, उसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है। देख लो 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो अभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जब कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा था तो हीट रिजेक्ट करके हमने क्या किया, उसको ठंडा किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। सेम अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमें उसको नॉर्मल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा, अभी हमें हीट देनी पड़ेगी। एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम हो रहा है और हमें टेम्परेचर क्या रखना है, बिल्कुल कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम उसको वापस हीट करके उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ दिस 4 to 1, उसमें क्या कर रहे हैं, हम हीट सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज हीट एडिशन प्रोसेस एंड दिस इज हीट रिजेक्शन प्रोसेस विच 2 to 3। अभी सिर्फ प्रोसेस समझ लो, रेफ्रिजरेशन कैसे काम करेगा, साइकिल कैसे काम करेगा, ये बाद में देखते हैं। सो दिस 3 to 4 विच इज लेफ्ट, सो 3 to 4 में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। नाउ जब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। क्लियर? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट। और एट द सेम टाइम जब हम आइसेंट्रोपिक की बात कर रहे हैं, जब एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसमें आपका हीट रिजेक्शन भी होता है 0। ये सारे थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बता रहा हूँ सो दैट आपको याद आ जाए। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हीट ट्रांसफर इज 0 एंड दिस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी एक प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी हीट ट्रांसफर 0 रहता है। सो नाउ I'm sorry. So now we will go to the cycle, कि किस तरह से आपकी साइकिल काम कर रही है। सो नाउ पॉइंट नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ये समझ लो कि जो T3 है दैट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहाँ से हमने एक्सपांशन प्रोसेस किया, कौन सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, किसका, रेफ्रिजरेंट का। जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर यूज होते हैं उसमें आपको पता ही होगा कि गैस लीक था या गैस लीक हो रही है या गैस उसमें से कम हो गई है, सो दैट उसमें हमें गैस भरनी पड़ेगी। दैट गैस इज़ नथिंग बट रेफ्रिजरेंट, जो हमें एक्चुअली कूलिंग करके देता है। ये जो रेफ्रिजरेंट है वो इस तरह का होता है कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। जब वाटर की केस में हम बात कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है विच इज़ वेरी हाई, बट इस केस में हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम रहता है। सो ना थर्ड पॉइंट पे थे हम, उसको एक्सपैंड करके हम T4 पे आ गए। हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो था 40 पे, यहाँ पे हमने एक्सपैंड करके उसको ले आए फॉर एग्जांपल -10 पे। उसको
इसको एक्सपैंड करके पॉइंट नंबर 4 पे ले आए। अभी ये क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत कम है। अभी ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, दिस इज़ एंट्री ऑफ एवापोरेटर। जो अपना फ्रीज़र होता है जहाँ पे आइस जमती है, वहाँ पे एंटर हो रहा है क्या, इतने लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट, -10। 40 पे था, उसको हमने एक्सपैंड कर दिया और उसको एक्सपैंड करके हमने किस में डाल दिया, फ्रीज़र के अंदर, जहाँ पे वो पतली पतली ट्यूब्स दिखती हैं। तुम्हें कभी देखना रेफ्रिजरेटर जो अपने घर पे होगा, उसमें जहाँ पे आइस जमाते हैं, वहाँ पे हॉलो ट्यूब्स दिखेंगी तुम्हें, जो अंदर वो ट्यूब्स जैसी डिज़ाइन दिख रही है, उसके अंदर वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। सो नाउ हमने 4 नंबर पे, दैट इज़ रेफ्रिजरेंट की एंट्री होती है किसमें, इवापोरेटर में और फ्रीज़र में, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में फ्रीज़र कहते हैं। वहाँ पे एंटर हुआ, इसका टेम्परेचर क्या है, -10। अब ये प्रोसेस 4 to 1 में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीज़र है, उसके अंदर हमने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल पानी, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से पानी की बॉटल रखी हुई है फॉर एग्जांपल। तो अभी क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है -10, तो वो जो पानी के अंदर हीट है वो किस में जाने लगेगी, रेफ्रिजरेंट के अंदर। सी, हीट एडिशन प्रोसेस। तो रेफ्रिजरेंट -10 से क्या हो रहा है, गर्म होने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ -10, बट जो अपना पानी रखा हुआ है वो उसको गर्म करके वापस किस पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, -10 के ऊपर ही। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा कि -10 पे एंटर हुआ, उसने क्या किया, जो पानी के अंदर रही हुई हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया और आइसोथर्मल हीट एडिशन एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे देखो 4 to 1 क्या हो रहा है, 4 to 1 PV डायग्राम है, ये TS डायग्राम है। 4 to 1 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V4 से V1, दैट इज एक्सपेंशन। सो आइसोथर्मल हीट एडिशन एक्सपेंशन, उसमें हीट ऐड हुई और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ क्योंकि आइसोथर्मली हमने किया है, और 1 पॉइंट पे हम पहुंच गए। 1 पॉइंट इज एग्जिट ऑफ फ्रीज़र, फ्रीज़र में उसने अपना काम कर दिया और वहाँ से वो निकल गया। ये आइडियल साइकिल है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रैक्टिकली नहीं रहता है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि किस तरह से रेफ्रिजरेटर काम करता है। सो 1 पॉइंट पे तुम आ गए हो। नाउ 1 पॉइंट इज एग्जिट ऑफ फ्रीज़र एंड एंट्री ऑफ कंप्रेसर। यहाँ पे जो 1 to 2 प्रोसेस है, ये क्या हो रही है, कंप्रेशन प्रोसेस है। सो अभी कंप्रेसर क्या करेगा, -10 पे जो फ्रीज़र में कूलिंग करके आया है अपना रेफ्रिजरेंट, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको कंप्रेस करेगा 1 to 2 उसने कंप्रेस किया और उसका टेम्परेचर वापस बढ़ा दिया, और वापस बढ़ा के कितना भेज दिया, फॉर एग्जांपल 40। इस एग्जांपल को 40 की जगह हम 50 ले लेते हैं क्योंकि अपने इंडिया में टेम्परेचर 40 के भी ऊपर जनरली जाता रहता है। सो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे भेज दिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 2, जहाँ तक उसका टेम्परेचर उसने पहुँचा दिया। अभी 2 पॉइंट जो है वो क्या है पता है, जो अपने रेफ्रिजरेटर जो पुराने वाले थे, किसी के घर पे हो अभी भी पुराने, तो आपने पीछे देखा होगा एक ब्लैक कलर की जाली बनी हुई होती, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसर। सो ये जो 2 पॉइंट है वो उसका एंट्री पॉइंट है। कंप्रेसर ने उसको वापस गर्म कर दिया कंप्रेशन करके, और किस में डाल दिया, उस जाली के अंदर, दैट इज़ कंडेंसर। आपने कभी उसको टच करके भी देखना अगर हो तो, वो हमेशा गर्म मिलेगी आपको, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज़ 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा दिया है किसने, कंप्रेसर ने। अभी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है 32 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो जाली है उसके अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट है, गर्म रेफ्रिजरेंट है। अब वो रेफ्रिजरेंट गर्म है और एटमॉस्फेयर ठंडा है, इसलिए क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के अंदर से हीट जाएगी वापस कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी 10 किलो जूल हीट, जो हमने किस में से ली थी, पानी में से ली थी, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये कंप्रेशन होके पहुँच गया। तो यही 10 किलो जूल हीट वापस कहाँ जा रही है, कहाँ रिजेक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर में। क्लियर। और फोर्थ फिर क्या होगा, वो गरम जो अपना रेफ्रिजरेंट था उसने एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट कर दी, और ये आ गया पॉइंट नंबर 3। अभी हम आ जाएंगे एक्सपैंडर पे। यहाँ पे 1 to 2 था कंप्रेसर, यहाँ पे 3 to 4 होगा एक्सपैंडर। वो कौन सा प्रोसेस कर रहा है, 3 to 4 देखो, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। सो 3 to 4 इज एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसमें आपका टेम्परेचर कम होता है और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो वापस ये 50 पे था, कांस्टेंट टेम्परेचर था इसका 2 to 3 में, इसलिए सिर्फ उसने हीट रिजेक्ट की है, बट टेम्परेचर सेम रहा है, जैसे कि आइस के केस में होता है।
टेम्परेचर सेम रहता है बट हीट ऐड या रिजेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि उसका फेस चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हम क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसमें से हीट ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ एन आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। सो थर्ड पॉइंट पे आ गए हम, उसका टेम्परेचर कहाँ है देखो, वो का वही T2 इज T3। नाउ दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, 3 पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्रेशन था, ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, 2 कंप्रेशन होके टॉप पॉइंट पे पहुँच गया प्रेशर। अभी इसको हम एक्सपैंड करेंगे 3 to 4, देखो V3 से कहाँ पहुँच गया V4, और यहाँ पे टेम्परेचर T3 से T4, तो टेम्परेचर वापस हमने एक्सपैंड करके कहाँ पे लिया है -10 पे। सो अगेन वो की वही साइकिल शुरू हो जाएगी। अभी एकदम सिंपली समझते हैं इसको, हमारे पास रेफ्रिजरेंट है, उसको पहले हमने एक्सपैंड करके ठंडा किया, फिर उसको 4 to 1 में रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में डाला और उसको गर्म किया। कैसे? 10 किलो जूल ऑफ हीट ऐड की, कहाँ से? पानी से। फिर हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर कंप्रेशन करके और बढ़ा दिया, और जब T2 पहुँच गया तो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ऊपर हमने पहुँचा दिया, फॉर एग्जांपल 50। जनरली प्रैक्टिकली यूज़ जब करते हैं तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने इंडिया में तो 45 टेम्परेचर भी जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे। सो ये होता है जनरली 70 के आसपास। सो हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ऊपर उसको पहुँचा दिया कंप्रेशन करके। फिर क्या किया, जब वो गर्म हो गया तो वो की वही हीट जो यहाँ से इसने ली थी, दिस 10 किलो जूल, वो अभी भी इसके अंदर ही है, कहीं पे हीट उसने रिजेक्ट नहीं की है, बट कहाँ पे रिजेक्ट करेगा, कंडेंसर में, दैट इज़ ब्लैक कलर की जाली अपने रेफ्रिजरेटर के पीछे जो होती है। और जो अपना AC होता है उसके केस में ये कंडेंसर क्या हो जाएगा, जो आपके बाहर की तरफ फ़ैन लगा हुआ होता है ना, जहाँ से आवाज़ आती है और गर्म हवा बाहर निकलती है, तो वो गर्म हवा क्या है, ये जो 10 किलो जूल हीट हमने रूम में से या रेफ्रिजरेटर से एब्जॉर्ब की थी, उसको कंप्रेस करके सिर्फ हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और फिर यहाँ पे उसी हीट को वापस एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहे हैं, और वापस थर्ड पॉइंट पे आप एक्सपेंशन कर रहे हैं और -10 उसका टेम्परेचर करके वापस कूलिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। सीधी बात, टेम्परेचर कम करो, हीट एब्जॉर्ब करो, टेम्परेचर बढ़ाओ और वापस हीट को रिजेक्ट करो, तो इवेंचुअली जो रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी है उसका हीट कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर। सो वी आर पंपिंग हीट फ्रॉम वाटर टू एटमॉस्फेयर। सो हम पानी के अंदर रही हुई हीट या फिर रूम के अंदर रही हुई हीट को इसी तरह से रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस रेफ्रिजरेंट को गर्म करके वापस उसको एटमॉस्फेयर में पंप कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्पेस है वो ठंडा बना रहे। सो सारे रेफ्रिजरेशन के जो भी साइकिल्स हैं, बेसिक कंसेप्ट उनका यही है, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करो, हीट को एब्जॉर्ब करो, फिर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसको गर्म करो, और गर्म रेफ्रिजरेंट से हीट को एटमॉस्फेयर में पंप करो। अभी ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अलग अलग आएंगी। आप पे जाओगे तो जो आपकी बेल कॉलमैन साइकिल है या फिर रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल है, उन सब में क्या होगा, सिर्फ ये 4 प्रोसेसेस अलग होंगी। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, इनकी जगह प्रोसेसेस अलग टाइप की होंगी, बट बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट या बेसिक थियरी, बेसिक जो भी कहो, वो यही रहने वाला है। रेफ्रिजरेंट को ठंडा करो 3 to 4, फिर उसमें हीट ऐड करो 4 to 1। हीट ऐड कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग ले रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल रही है। 1 to 2 कंप्रेस करो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, और फिर 2 to 3 हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करो, क्योंकि हमने 1 to 2 कंप्रेसर करके उसको गर्म कर दिया है, और फिर हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दो, फिर वापस एक्सपेंड करो। तो ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी, और हमें कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कूलिंग मिलती रहेगी, और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते रहेंगे। जैसे AC से बाहर गर्म गर्म हवा फेंक रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट दिस प्रोसेस 2 to 3 की जो एटमॉस्फेयर में हम हीट को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ अ रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स। बाकी की साइकिल्स में सिर्फ प्रोसेसेस चेंज होगी, बेसिक आइडिया यही रहने वाला है। अभी आ जाते हैं COP पे। अभी ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज आउटपुट अपॉन इनपुट। हीट एब्जॉर्ब्ड इज अवर आउटपुट, हमारी कूलिंग रिक्वायरमेंट है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड Q41। हमें कूलिंग कहाँ मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 4 to
1 में. So this is our heat absorbed upon work done, upon output. Output is वर्क डन. अभी यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. 1 to 2, दैट इज अवर वर्क डन. और 3 to 4 यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा काम मिलता है. कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. सो नाउ दैट इज इक्वल टू Q23 माइनस Q41. Q23 माइनस Q41 हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन का बैलेंस है दैट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर का बैलेंस. जस्ट अ मिनट. सो नाउ क्या बोलते हैं उसको, जो वर्क डन है उसका बैलेंस इज हीट ट्रांसफर का बैलेंस, बिकॉज हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड, वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. हीट सप्लाई कहाँ पे हो रही है, देखो ध्यान से. अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, रेफ्रिजरेंट की बात नहीं करेंगे. सो हीट सप्लाई हो रही है एटमॉस्फेयर में, सो Q2 to 3, एंड हीट रिजेक्ट हो रही है Q4 to 1. सो Q23 माइनस Q41 विल बी अवर वर्क डन. सो नाउ उसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम T1 S2 माइनस S3. ये आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा ज़्यादा. और T2 माइनस T1 इंटू S2 माइनस S3. सो इवेंचुअली इट बिकम्स T1 अपॉन T2 माइनस T1, जो हमने कहाँ पे देखा था, स्टार्टिंग में देखा था. स्टार्टिंग में कौन से में, यहाँ पे देखो, GOP ऑफ रेफ्रिजरेटर Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट में. क्योंकि जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस Q2 माइनस दिस Q1. ये जो हमने बेसिकली रेफ्रिजरेंट के फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वो की वही चीज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं. एज यू सी Q23 माइनस Q41. सो जो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट जा रही है Q23 माइनस जो हमने यहाँ से हीट ली है Q41. सी जो हमने यहाँ से हीट ली है उसको हमें माइनस करना है किससे, जो हमें इवेंचुअली एटमॉस्फेयर में पंप की है. सो आई होप इट्स क्लियर कि यहाँ पे ये T2 माइनस T1 किस तरह से आ रहा है. ये जो फॉर्मूला है वो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा. सो नाउ Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, सॉरी Q एडिशन, यहाँ पे जो Q4 to 1 हमें कूलिंग मिल रहा है अपॉन Q2 to 3 जो हम एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं माइनस Q41 जो हमें फिर से कूलिंग मिल रहा है. सो नाउ वी कैन से दिस इज द COP फॉर्मूला फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर. अगर आपको याद हो तो कार्नोट की जो एफिशिएंसी थी हीट इंजन की दैट वाज जस्ट इनवर्स ऑफ दिस T2 माइनस T1 अपॉन T1, बिकॉज इट्स अ हीट इंजन. T1 अपॉन, सॉरी नॉट इनवर्स, वो हीट पंप के केस में होगा, नॉट इन रेफ्रिजरेटर, आई एम सॉरी. यहाँ पे जो T1 अपॉन T2 माइनस T1 है उसका उल्टा होगा हीट पंप के केस में, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1. हीट पंप के केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में ये नहीं होगा, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था. सी दिस एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इनवर्स ऑफ हीट पंप, और एफिशिएंसी ऑफ, सॉरी COP ऑफ हीट पंप इज इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन, दैट इज फॉर हीट पंप. नाउ ये जो अपने पास फॉर्मूला था पुराना, COP ऑफ हीट पंप इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1. So now we can see T1 upon T2 minus T1 plus 1. So now you can see T2 upon T2 minus T1. So जो मैं कह रहा था वो आ गया. COP of heat engine is 1 upon COP of heat pump. This is T2 minus T1 upon T2. क्लियर. अगर हीट पंप की बात करें तो इस तरह से ये बन सकता है इक्वेशन, COP of heat engine is 1 upon COP of heat pump. आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पूरा साइकिल एक्सप्लेन करना है, तो ये ड्रॉ करना है, PV डायग्राम, TS डायग्राम ड्रॉ करना है, चारों प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं. ये जो मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाया है वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है, और सिर्फ इतना सा पार्ट आपको एग्जाम में लिखना है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर.
यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप इंजन, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में समझा था कि रिलेशन किस तरह से होते हैं। सो क्लियर, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे से हम जो भी साइकिल्स डिस्कस करेंगे उसमें कंसेप्ट यही रहने वाला है, सिर्फ प्रोसेसेस चेंज होंगी। चलो थैंक यू, यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब टू द चैनल। फ्यूचर में मैं सारे जो भी वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ ये सारे पब्लिक हो जाएंगे। अभी सिर्फ जब तक लेक्चर्स के शेड्यूल चल रहे हैं तब तक टाइम के साथ मैनेज कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारे लेक्चर्स पब्लिक कर दूंगा मैं, फिर आप कभी भी देख सकते हो। सो इट्स बेटर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।